स्पीड, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले फोर्स देखते हैं, व्हाट इज फोर्स। ओके, हेलो, ओके। सो थोड़ा बैटरी खत्म हो गया था, है कि नहीं, तो ध्यान देना है। सो व्हाट फोर्स, पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। ये बचपन में हमने डिफिनेशन पढ़ा था। धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। पुशिंग, पुशिंग इज व्हाट टाइप ऑफ फोर्स, पुशिंग इज पॉजिटिव फोर्स एंड पुलिंग इज निगेटिव फोर्स। पुशिंग इज व्हाट, पॉजिटिव फोर्स एंड पुलिंग इज निगेटिव फोर्स। तो फोर्स को हम फॉर्मूले के अनुसार क्या लिखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अभी तुरंत पढ़ा था आप लोगों ने पिछले चैप्टर में, व्हाट इज एक्सीलरेशन। सो फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब फोर्स किस में लिखा जाता है, तो एसआई यूनिट सबका देखते जाइएगा। एसआई यूनिट में लिख देता हूं, फोर्स को लिखा जाता है न्यूटन में। किस में लिखा जाता है, न्यूटन में। न्यूटन दैट इज डिनोटेड बाय, मास को लिखा जाता है केजी में, एक्सीलरेशन को लिखा जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। न्यूटन एसआई यूनिट है फोर्स का, एंड दैट इज डिनोटेड बाय न्यूटन। दैट इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, केजी, गुना हुआ तो गुना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देयरफॉर ये बात को याद रखिएगा आप लोग, ये बात को हमेशा से याद रखिएगा कि इफ देयर बी द केस ऑफ द 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हेन अ बॉडी ऑफ यूनिट मास इज मूविंग विथ एन यूनिट एक्सीलरेशन, then it is said to have a force of 1 न्यूटन। ओके, तो अगर किसी ने ऐसे भी बोला तो अनदर डिफिनेशन देख लीजिए, फोर्स, अ बॉडी ऑफ यूनिट मास मूविंग विथ एन यूनिट एक्सीलरेशन moving with an unit acceleration is said to have a force। क्लियर है, एक यूनिट 1 केजी का बॉडी है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अगर मूव कर रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे कि उसके पास 1 न्यूटन फोर्स है। सो 1 न्यूटन इज 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है इतनी बातें फोर्स के लिए। अब फोर्स का जब एप्लीकेशन होता है तो देयर विल बी सम चेंजेस। फोर्स का जब एप्लीकेशन होगा तो वहां पर क्या होगा, सम चेंजेस होगा। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं और पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। तो पहला क्या कर सकता है, फोर्स कैन चेंज मोशन।
ऑफ अ बॉडी। देखिए अगर कोई बॉडी चल रहा है तो मैं आगे से इस पे या पीछे से निगेटिव फोर्स है आगे की डायरेक्शन, तो डायरेक्शन की अपोजिट में फोर्स लगाया हमने, ठीक है, डायरेक्शन के अपोजिट में फोर्स लगाया तो बॉडी हमारा क्या हो जाएगा, रुक सकता है। तो चेंज कर दिया, पहले किसमें था, मूवमेंट में था, अब क्या हो गया, स्टॉप हो गया, तो मोशन को चेंज किया। दूसरा, अगर यही बॉडी हमारा रुका हुआ है, स्टेशनरी है, हमने पीछे से धक्का लगा दिया तो ये किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। तो ये जब मोशन में आ गया तो यहां पर मोशन जब जीरो था तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को भी ये किस में लेते आ गया, स्पीड में लेते आ गया। तो इसीलिए बोला गया फोर्स कैन चेंज द मोशन ऑफ अ बॉडी। दूसरा, शेप एंड साइज कैन बी चेंज बाय फोर्स। शेप एंड साइज कैन बी चेंज बाय फोर्स। तो शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी, जैसे ये देखिए, ये मैंने रबड़ लिया, अब रबड़ पर मैं दोनों साइड से टेंसाइल फोर्स एग्जैक्ट करता हूं, घींचता हूं उसे, तो ये रबड़ मेरा बढ़ के कितना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा कुछ हो जाएगा। तो इसका साइज जो है, साइज क्या हो गया भैया, तो साइज इसका सर इंक्रीज हो गया। दूसरा, इसी रबड़ को देखिए, इस रबड़ को इधर से मैं दबाता हूं तो भी इसका साइज छोटा हो जाएगा। तो साइज क्या हो गया भैया, डिक्रीज हो गया। तो साइज कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्सेस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसी रबड़ पर मैं कोई उल्टा शेप लगा देता हूं, जैसे कि से इस साइड से शियर फोर्सेस टाइप की कुछ चीजें मैं लगा देता हूं, तो ये देखिए इसका शेप बिगड़ जाएगा। वो तकिए को आप दबा के देखिए उल्टा से, तो उसका शेप कुछ चेंज हो जाता है। तो साइज भी चेंज हो जाता है और शेप भी क्या हो जाता है, उसका चेंज हो जाता है। तो फोर्स के एप्लीकेशन से हमारा क्या हो सकता है, शेप एंड साइज कैन बी चेंज बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। क्लियर है इतनी बातें? शेप एंड साइज कैन बी चेंज बाय द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्सेस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो मैंने क्या बताया कि मोशन को चेंज कर सकता है, बॉडी के शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है, और नेक्स्ट डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। तो कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ, कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब देखिए ये गाड़ी इधर को जा रही है, इधर को जा रही है, ठीक है। अब किसी ने इस साइड से तुरंत धक्का लगाया या टक्कर मार दिया अनदर गाड़ी, तो गाड़ी का डायरेक्शन इधर को हो जाएगा। तो देयर इज व्हाट, देयर इज चेंज इन द डायरेक्शन ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। क्लियर है इतनी बातें? नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि शेप एंड साइज हो गया, डायरेक्शन हो गया, स्पीड को कम कर सकता है और जो भी करना रहता है उसको ये कर सकता है। तो अब आ जाते हैं मोशन के बाद हम लोग आ जाते हैं तो फोर्स के बारे में जान गए। तो फोर्स का पहला एक फॉर्मूला मिला, F इक्वल टू मास के लिए m लिखते हैं, एक्सीलरेशन के लिए a लिखते हैं। तो याद रखिएगा फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। क्या होता है? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। दूसरा फॉर्मूला एक्सीलरेशन का फॉर्मूले को मैं पुट करता हूं तो m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी दैट इज ऑल्सो इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, आपका फोर्स के बराबर हुआ। v माइनस यू अपॉन टी मैंने किसका वैल्यू रखा, एक्सीलरेशन का वैल्यू को रखा। किसका वैल्यू रखा? एक्सीलरेशन के वैल्यू को मैंने रखा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो फोर्स मास इंटू वेलोसिटी, अगर इसको अब अगला देखते हैं कि माना कि कोई बॉडी का वेट और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये देखिए फोर्स m बराबर ये होता है अगर a के जगह पर
एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाए, सिर्फ एसिलरेशन नहीं आए, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर आ जाए, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक जगह पर आ जाए, तो यहां पर ए को हम क्या कह देंगे बेटा, ए को हम कह देंगे जी, और जी का वैल्यू कितना होता है, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हैविंग द वैल्यू ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। छत पर से अगर कोई गिरा, किसी का दिल टूट गया, छत पर से जान देना है, तो कितना एसिलरेशन से नीचे गिरेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एसिलरेशन से नीचे गिरेगा। क्लियर है? तो व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू जी, तो दैट बिकम ए को जी से रिप्लेस किया, तो एफ हमारा क्या बन जाता है, डब्ल्यू बन जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वेट ऑफ द बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेट ऑफ द बॉडी कहते हैं। तो वेट ऑफ द बॉडी इज ऑल्सो अ फोर्स एंड दैट इज व्हाट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है इतनी बातें? ये क्या हो जाता है, वेट ऑफ द बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, and what is the value of acceleration due to gravity, that is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेशन के लिए कितनी बार g को 10 भी लिया जाता है। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है। अब ये तो आपका रहा टोटल फोर्स पर। अब अगर एक ही डायरेक्शन में फोर्स है एंड फोर्स इज व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी, सो फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसा क्वांटिटी है बेटा आपका, वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में बातें बताया था, देयर बी टू टाइप ऑफ द क्वांटिटी, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दैट इज नोन एज व्हाट, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो जैसे ही मैंने कहा पुश एंड पुल, या तो आप आगे को धक्का लगाएंगे या आप पीछे को कोई किसी चीज को खींचेंगे, तो देयर बी टू डायरेक्शन इन्वॉल्व इन द एक्शन ऑफ द फोर्स, दैट इज व्हाट, फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड अनदर इज व्हाट, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो आगे पीछे भी एक तरीके का क्या है बेटा, डायरेक्शन है, आगे पीछे भी एक तरीके का क्या है, डायरेक्शन है। ठीक है, तो जब डायरेक्शन इन्वॉल्व हुआ और फोर्स होगा तो भैया उसका एक यूनिट होगा कि 10 न्यूटन का लगा, 5 न्यूटन का फोर्स दीजिए, 100 न्यूटन का फोर्स दीजिए, ऐसा कुछ होगा। तो सपोज दैट हियर 10 न्यूटन ऑफ द फॉरवर्ड फोर्स एक्टिंग एंड 10 न्यूटन ऑफ द बैकवर्ड फोर्स एक्टिंग, सो 10 क्या हो गया भैया यहाँ पर, तो सर 10 हमारा हो गया मैग्नीट्यूड, एंड ये जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड हो गया दैट इज व्हाट, दैट इज डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन अगर दोनों होगा तो फोर्स, तो फिर एक ऐसा क्वांटिटी हो जाएगा हमारा वेक्टर क्वांटिटी। देयरफॉर फोर्स इज अ व्हाट, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसा क्वांटिटी है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है इतनी बातें? सो ये तो समझ गए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसका अब डायरेक्शन होगा, कहीं भी बल लगाओ तो उसका क्या होगा, एक डायरेक्शन होगा, तभी वो कहलाएगा फोर्स। अब आगे देखते हैं हम लोग कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, किसका, मोशन का। तो मोशन का कितना लॉज है, ठीक है। तो ये देखते हैं, तो मोशन का इक्वेशन कितना था, सबसे पहले बताइए, मोशन का इक्वेशन कितना था, 3, तो लॉज कितना होगा, 3, इतना ही याद रखना है। ठीक है, और दुनिया में सब कुछ ज्यादातर 3 ही होते हैं बेटा, ठीक है ना। जैसे माँ बाप और एक बच्चे हो गए 3, 3 गुरुदेव, 3 महादेव, 3 किताब, सब कुछ 3 होता है। ठीक है, तो ये साइंस में ज्यादातर चीजें याद रखना कि 3, अगर फिजिक्स में कहीं वैसा आ गया तो ऑप्शन को लगाना है, चल देना है। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, हाउ मेनी लॉज, देयर बी 3 टाइप ऑफ द लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, इसको हम लोग और क्या नाम बोलते हैं, लॉज ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। अभी मैं बताऊंगा इनर्शिया क्या होता है। तो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, बनवासी नहीं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ,
क्या कहता है, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट और moving, wanted to remain in the same position, in the same position until or unless an external force is applied on the body, applied on the body। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई वस्तु है तो चल रही है तो चलते ही रहना चाहेगी, रुकी हुई है तो रुकी हुई ही रहना चाहेगी। ठीक है, कब तक, जब तक कि उस पे कोई बाहरी बल न लगे। अगर मान लिया जाए ये गाड़ी है, ये गाड़ी जा रही है तो जाते ही रहेगी, कब तक, जब तक कि आप इस पे ब्रेक अप्लाई नहीं करेंगे। तो ब्रेक इज व्हाट, एक्सटर्नल फोर्स। ब्रेक कैसा फोर्स हुआ हमारा यहां पर, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, उसी तरीके से कोई अगर गाड़ी खड़ा है तो खड़ा ही रहेगा जब तक कि हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स चलने के लिए ना अप्लाई कर दें। तो ये गाड़ी रुकी है, चालू करने के लिए आप पीछे से धक्का लगा सकते हो मोशन लाने के लिए। तो ये जो धक्का लगाया आपने, ये भी क्या है, एक प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स है। क्लियर है इतनी बातें, ये भी क्या है, एक प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स है। सो हियर कि बॉडी किसी भी स्थिति में हो, वेदर दैट इज इन रेस्ट और इन मूविंग कंडीशन, ओके ना। तो ये सेम पोजीशन में रहना चाहेगा until or unless an external force is applied on the body। and the property of body by which it resists the change of position means motion or stability। तो the property of body by which it resists the change of position is called inertia। इसे क्या कहते हैं हम लोग भैया, इनर्सिया। बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि रुकना नहीं चाहती है, चल रही है तो चलना ही चाहती है, और रुकी हुई है तो रुके रहना ही चाहती है, चलना नहीं चाहती है। तो ये किसके कारण है ऐसा, तो इनर्सिया के कारण है। तो इसलिए इसे लॉज ऑफ इनर्सिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्लियर है इतनी बातें। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्लियर है, लॉज ऑफ इनर्सिया। इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट मूविंग or moving, one or two remain in the same position until or unless an external force is applied, then it is said to be what, first law of motion। अभी ऐसा किसके कारण होता है, इनर्सिया के कारण होता है। व्हाट इज इनर्सिया, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच रेसिस्ट द चेंज इन द पोजिशन ऑफ दैट बॉडी, दैट इज नोन एज व्हाट, इनर्सिया। क्लियर है। तो ये हमारा फर्स्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ हुआ। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ कहां कहां लगता है। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, तो कहां कहां लगता है फर्स्ट लॉ भैया। तो पहला, a person sitting on a running bus bends forward on the application of brake।
आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, ठीक है, जैसे ही अचानक से ब्रेक लगेगा आप आगे की तरफ झुक जाइएगा। तो ये किसके कारण हो जाता है आगे की तरफ झुक जाना? एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक के आगे की तरफ झुक जाना किसके कारण हो गया? न्यूटन फर्स्ट लॉ के कारण। इसी का पार्ट ए था, पार्ट बी देखिए। अ पर्सन सिटिंग ऑन a standing bus bends। अब देखिए जब रनिंग था तो फॉरवर्ड की ओर बेंड हुआ, और जब रनिंग के जगह स्टैंडिंग होगा तो बैकवर्ड की ओर बेंड होगा। तो बेंड बैकवर्ड ऑन द A person sitting on a standing bus bends backward on the application of gear, i.e. start। मतलब जैसे ही बस को चालू करके गियर लगाएगा आप पीछे की ओर क्या कर जाते हैं? बेंड कर जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? बॉडी को बैलेंस करने के लिए करते हैं, ठीक है, ताकि आप झटका खा के गिरे नहीं। और बॉडी बैलेंसिंग फोर्स को बैलेंस करने के लिए ऐसा आगे पीछे का बेंडिंग लेता है, और न्यूटन फर्स्ट लॉ के कारण ऐसा होता है। क्लियर है? क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, तो इतनी बातें तो आप सीख गए हैं। अब आगे देखते हैं। तो इनर्सिया तक की इतनी बातें क्लियर है। नाउ कम टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ इनर्सिया। इनर्सिया बराबर क्या होता है भैया? तो इनर्सिया इज अ डिपेंडेंट ऑफ मास, डिपेंडेंट ऑफ मास, ठीक है। जैसे ऐसे देखिए एक फुटबॉल है और उतना ही वजन का पत्थर है, तो फुटबॉल तो जाहिर सी बात है जितना बड़ा फुटबॉल है उतना बड़ा पत्थर है, पत्थर ज्यादा बड़ा होगा। ये स्टोन हो गया, ये फुटबॉल हो गया, तो पत्थर ज्यादा होगा तो इनर्सिया भी किसके पास ज्यादा होगा भैया? पत्थर के पास ज्यादा होगा, ठीक है। जब पत्थर के पास इनर्सिया ज्यादा होगा, तो मैं क्या कह रहा था कि पत्थर के पास जब इनर्सिया ज्यादा होगा तो क्या होगा कि रेसिस्ट करवाने के लिए फोर्स की जो जरूरत पड़ेगी वो भी हमें क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। क्लियर है इतनी बातें? वो भी हमें क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। तो ज्यादा फोर्स कहां पे एक्टिव में लाने पड़ेगा? स्टोन के लिए लाने पड़ेगा, ना कि फुटबॉल के लिए। तो फोर्स के बारे में तो इतना आपको इनर्सिया के बारे में भी बता दिया। तो इनर्सिया ऑफ अ बॉडी इज डिपेंडेंट ऑफ द मास, ओके, और बातें खत्म। नेक्स्ट आता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ, इसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ फोर्स भी कहते हैं। तो ये होता क्या है एक्चुअली? तो देखिएगा न्यूटन सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ फोर्स होता क्या है? तो कहता है द रेट ऑफ, हाँ बातें नहीं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the applied forces, and the change takes place
इन द डायरेक्शन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स या इन द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहां पर कुछ नए नए वर्ड आ रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा इस पे, ठीक है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, the rate of change of momentum is directly proportional to the applied forces and the change takes place in the direction of application of forces. Suppose that, मैं पहले एग्जांपल देता हूं, ये बस जा रही है, ये अंकल चला रहे हैं इस बस को, ये बस जा रही है आगे की ओर। तो अगर किसी बंदे ने आगे की ओर ही फोर्स लगा दिया और ज्यादा लगा दिया, तो बस जो पहले 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही थी, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये कितना से जाने लगेगी, कुछ स्पीड बढ़ गया और 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है। तो देखिए फोर्स किधर को लगाया गया, आगे की ओर लगाया गया। तो फोर्स जब आगे की ओर लगाया गया है, जब फोर्स आगे की ओर लगाया गया है, तो चेंज भी किधर की ओर आया, आगे की ओर ही आया। क्लियर है, स्पीड बढ़ गई। बट यहां पर बात है मोमेंटम का। तो पहले जानते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम दैट इज व्हाट, मोमेंटम ऑफ द बॉडी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। एम का मतलब हुआ बेटा मास, मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। क्लियर है इतनी बात। इट इज व्हाट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मोमेंटम डिनोटेड बाय पी एंड दैट इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास एम के लिए गुना भी वेलोसिटी के लिए, ठीक है। जब वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, तो मोमेंटम इज व्हाट ऑफ द क्वांटिटी, मोमेंटम इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी, मोमेंटम इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। सो P बराबर क्या मिला आपको, मास इंटू वेलोसिटी। अब देखिए मोमेंटम को और अच्छे तरीके से समझिएगा। सपोज दैट हियर इट इज अ बॉडी मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u, आफ्टर सम टाइम द वेलोसिटी चेंजेस टू v। ओके, सो माना कि इस बॉडी का मास सेम है, सेम बॉडी है, तो इसकी भी मास क्या आपको मिला, एम ही मिला। ओके, सो नाउ कम चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी डेल वी इक्वल टू कितना हो गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ओके, एंड मास ऑफ द बॉडी दोनों में सेम रहा। तो फॉर द फर्स्ट केसेस अगर मोमेंटम मैं यहां पे निकालना चाहता हूं, तो P1 बराबर क्या मिला आपको, m इंटू यू। नेक्स्ट में अगर मैं मोमेंटम सेकेंड केस में निकालना चाहता हूं, तो P2 बराबर क्या मिला आपको, m इंटू वी। नो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा भैया, तो चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज क्या होता है, तो फाइनल माइनस इनिशियल चेंज होता है। तो चेंज मतलब कि डेल पी बराबर क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 होगा। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ चेंज इन मोमेंटम दैट इज इक्वल टू व्हाट, एम भी माइनस एम यू। एम कॉमन मिला भैया, यहां से क्या मिल गया, v माइनस यू, दैट मीन्स व्हाट, एम डेल v। डेल वी कर देता हूं v माइनस यू को, v माइनस यू इक्वल टू डेल वी था। तो आपको चेंज इन मोमेंटम डेल पी बराबर क्या मिल गया,
एम इंटू डेल वी मिल गया। नाउ कम टुवर्ड्स द कम टुवर्ड्स द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। तो क्या कहता है, चेंज ऑफ मोमेंटम, हमने फाइंड आउट कर लिया चेंज ऑफ मोमेंटम। अब कहता है उसका रेट, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब आगे आ जाते हैं, कि रेट ऑफ चेंज, तो रेट के बारे में मैं पहले भी बताया हूं कि जब भी फिजिक्स में आपसे कोई रेट कहे तो उसको टाइम से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो रेट ऑफ चेंज या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसे। ऐसे ही बातें करते रहते हैं क्या जी, शांत करो इनको, पार्क बना दिए, ठीक है। तो रेट ऑफ डेल पी मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम के बारे में देखते हैं। तो रेट ऑफ डेल पी हमारा क्या हो गया, रेट जब भी बोले तो डिवाइड, इन फिजिक्स जब भी रेट बोले तो डिवाइड द थिंग बाय टाइम। टाइम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो रेट ऑफ डेल पी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो दैट मीन्स एम डेल वी डिवाइड इट बाय टाइम, ठीक है, इतना कर देंगे। अब भैया यहां पर आप लोग बहुत बचपन में पढ़े होंगे कि सर जब ये ऐसा होता है डेल वी बाई टी, तो डेल वी बाई टी क्या होता है हमारा, सर डेल वी बाई टी हमारा एक्सीलरेशन होता है। सो नाउ पुटिंग द वैल्यू डेल पी का रेट ऑफ चेंज डेल पी बाई टी दैट इज इक्वल टू व्हाट, मास, और डेल वी बाई टी क्या हो गया हमारा, एक्सीलरेशन। क्लियर है। तो यही कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्सेस। नाउ अकॉर्डिंग टू थेसिस, अब थेसिस में क्या कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा कितना आया, मास इनटू एक्सीलरेशन आया। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा क्या आया भैया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम सर हमारा जो आया वो मास गुना एक्सीलरेशन आया। तो क्या कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देयर बी द टू टाइप्स ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी। फर्स्ट, तो प्रोपोर्शनलिटी के बारे में यहां पर देख लीजिएगा, प्रोपोर्शनलिटी, देयर बी टू टाइप्स ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी, वन इज व्हाट, डायरेक्टली, एंड अनदर इज व्हाट, इनवर्सली। डायरेक्टली का मतलब क्या हुआ, अगर मैं कहा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन और इनवर्सली का साइन सेम होता है, साइन में कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन मतलब बदल जाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा अगर मैं कहता हूं ऐसा कि डायरेक्टली ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए बढ़ रहा है तो बी भी बढ़ेगा, या बी बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, और बी घट रहा है तो ये भी घटेगा, बी घटेगा तो ये भी घटेगा, बी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। दैट मीन्स व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब अगला मैं कहता हूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इनवर्सली में जस्ट उल्टा हो जाता है। यहां पर क्या होता है कि ए और बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो 1/, करके लिखते हैं। क्या करके लिखेंगे, 1/, करके लिखेंगे। और इसका मतलब क्या होता है कि अगर ए बढ़ेगा तो बी क्या होगा, घटेगा। इसमें क्या, ए बढ़ेगा तो बी क्या होगा, घटेगा, और ए घटेगा तो बी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये हुआ प्रोपोर्शनलिटी का मतलब। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन सेकेंड लॉ हमारा क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्सेस। तो वहीं पर हम चलते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ के पास। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल पी अपॉन टी कहता है। नो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी अपॉन टी बराबर कितना है बेटा, अभी तुरंत हमने लाया सर एम ए के बराबर है, तो ये फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ऑफ है। अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है बेटा, इसका मतलब इजकल टू गुना कोई कांस्टेंट के लेते हैं। तो एफ को जब हम रिमूविंग द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी किए तो एफ इजकल टू के इंटू
एम ए लिए। अब आगे न्यूटन बाबा कहते हैं बाय पुटिंग द k इजकल टू 1, k इज व्हाट बेटा, कांस्टेंट। k क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, k क्या है आपका, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ k, बाय पुटिंग द k इजकल टू 1 इन द गिवन इक्वेशन, वी विल गॉट f इजकल टू व्हाट बेटा, 1 इंटू एम ए, तो f इजकल टू एम ए, और यहीं से हमको मिला फोर्स का फॉर्मूला। तो ये हो गया आपका प्रूफ, न्यूटन सेकेंड लॉ से मिला फोर्स इजकल टू व्हाट, मास इनटू एक्सीलरेशन। क्लियर है इतनी बातें, इतनी बातों में किसी को दिक्कत, ठीक है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ से आपको मिल गया फोर्स इजकल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, दैट इज नोन एज, दिस इज अ फोर्स लॉ। क्लियर है इतनी बातें, चलिए आगे चलते हैं। तो अभी तक हम सेकेंड लॉ में हैं, सो वी हैव गॉट व्हाट, एफ इजकल टू एम ए। सेकेंड लॉ में हमने क्या मिला, हमें एफ इजकल टू एम ए मिला। तो यहां से ए क्या है हमारा, एक्सीलरेशन है, तो ए इजकल टू क्या मिल जाता बेटा, एफ अपॉन एम। अब इसको उसी तरीके से देखिए, सीधा को सीधा लिखिए, तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। मतलब कि अगर यहां से देखिए, यहां से देखिएगा कि अगर एक्सीलरेशन को बढ़ाते हैं, अगर हम किसे बढ़ाते हैं, एक्सीलरेशन को बढ़ाते हैं, तो फोर्स भी बढ़ेगा, या फोर्स को बढ़ाया जाएगा तो एक्सीलरेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। एक्सीलरेशन बढ़ेगा मतलब गाड़ी स्पीड में जाएगी। क्लियर है। दूसरा देखिए, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो इसका मतलब अगर एक्सीलरेशन को बढ़ाते हैं तो मास क्या होगा, घटेगा, और मास को बढ़ाते हैं तो एक्सीलरेशन क्या होगा, घटेगा। तो जो मोटा आदमी होगा वो धीरा चलेगा, और जो तेज आदमी होगा वो स्पीड में चलेगा। क्लियर है इतनी बात, जो तेज आदमी होगा वो कैसे चलेगा, स्पीड में चलेगा। तो एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। क्लियर है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द गिवन बॉडी। अब आगे चलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ। तो पहला मोमेंटम का केस है। तो क्रिकेटर को देखिएगा कि कैच पकड़ता है तो अपना हाथ क्या करता है, पीछे की ओर खींचता है। ऐसा वो इसलिए करता है ताकि क्या हो जाए कि जो बॉल के द्वारा उसके हाथ पे जो फोर्स लग रहे हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाए, कम हो जाए, जिसके कारण उसे चोट कम लगे। तो पहला यहां पर है कैचिंग अ क्रिकेट बॉल। कैचिंग अ क्रिकेट बॉल। नेक्स्ट क्या है दूसरा, पहला तो हो गया कैचिंग अ क्रिकेट बॉल, दूसरा यूजिंग अ सीट बेल्ट। सीट बेल्ट, ये सब में किसका एप्लीकेशन आता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन आता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। न्यूमेरिकल तो कल कराऊंगा। तो ये सारी चीजों में न्यूटन सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन आता है। क्लियर है।
टू यूजिंग अ सीट बेल्ट। बस, तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया? तो सर हमने फोर्स पढ़ लिया, फर्स्ट लॉ पढ़ लिया और सेकेंड लॉ पढ़ लिया। इसके अलावा मोमेंटम पढ़ा सर, उसके अलावा फॉर्मूला ऑफ द फोर्स कैसे आया सेकेंड लॉ का वो पढ़ा। तो ये सारी चीजें हमने आज पढ़ लिया। तो ध्यान से क्लास डेली अटेंड करना है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।